गांव की एक पुरानी झोपड़ी में आकाश अपनी माँ सावित्री के साथ रहता था। झोपड़ी की दीवारें मिट्टी की थी और छत पर खपरेल की टाइलें बिछी थी। सावित्री सुबह सुबह चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, जबकि आकाश बाहर आंगन में लकड़ियां काट रहा था। हवा में ठंड थी और दूर जंगल से आने वाली अजीब सी आवाजें गांव की खामोशी को तोड़ रही थी। आकाश बेटा, कितनी बार बोलूं, अब तो शादी कर ले, उम्र निकल रही है। मेरी आंखें बंद होने से पहले तुझे अपनी बहू के साथ देखना चाहती हूँ। माँ, ये बात फिर शुरू कर दी। हमारी ये हालत देख रही हो ना, ये झोपड़ी, ये गरीबी, कौन अपनी बेटी मुझे देगा? और फिर मुझे तो अभी कुछ करना है, कुछ बड़ा, जिससे हमारी ये गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दुनिया को समझना भी है। हाँ, दुनिया देखने की बात करता है, लेकिन घर की हालत तो देख। गांव में सबकी गाय बकरियां गायब हो रही है, ये तो तुझे अच्छी तरह पता होगा। ऐसे में कोई तो रास्ता निकाल बेटा, तू जवान है, ताकतवर है, कुछ कर ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो। माँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अगर आप रोज रोज शादी की बात करेंगी तो मैं कुछ कैसे कर पाऊंगा? लेकिन ये गांव, ये जंगल, सब कुछ अजीब सा लगता है। लोग कहते हैं जंगल में कोई राक्षस है, कोई जाता है तो लौटता नहीं। हाँ, सुना है मैंने भी, लेकिन तू डरने वाला नहीं है आकाश, इसीलिए मैं तुमको बोल रही हूँ, जल्दी शादी कर ले ताकि मैं भी अब थोड़ा आराम कर पाऊँ। माँ बेटे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर से एक तेज चीख की आवाज आती है। आकाश और सावित्री एकदम रुक गए। आकाश ने कुल्हाड़ी नीचे रखी और दरवाजे की ओर दौड़ा। बाहर गांव में हड़कंप मचा हुआ था, लोग इधर उधर भाग रहे थे और कुछ औरतें रो रही थी। आकाश ने अपने पड़ोसी रामू काका को आवाज दी। रामू काका, ये क्या हो रहा है? सब क्यों चिल्ला रहे हैं? आकाश, बड़ी मुसीबत हो गई। मुखिया जी की बेटी राधा गायब हो गई है। सुबह वो खेत की ओर गई थी और अब कोई नहीं जानता वो कहाँ है। राधा? लेकिन वो तो हमेशा गांव में ही रहती थी, जंगल की ओर तो कभी नहीं जाती थी। हाँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जंगल की ओर उसके चप्पल के निशान मिले थे। शायद वो राक्षस ही उसे ले गया। राक्षस? ये सब कहानियां हैं काका, कोई ना कोई तो इंसान ही होगा। आप इसे कोई राक्षस से मत जोड़ो। नहीं आकाश, जंगल का वो राक्षस कोई कहानी नहीं। मेरे बाप दादा ने भी उसकी बातें की थी। जो भी उस जंगल में गया वो कभी नहीं लौटा। आकाश कुछ सोच में पड़ गया। उसने अपनी माँ की ओर देखा, जो अब दरवाजे पर खड़ी थी। चिंता से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आकाश, तू कुछ मत करना, वो जंगल खतरनाक है। तुझे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? माँ, डर मत, मैं अभी कुछ करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर राधा सचमुच गायब है तो गांव को एकजुट होकर कुछ करना होगा। आकाश ने अपनी माँ को देखा, फिर कुल्हाड़ी उठाई और शाम के पीछे चल पड़ा। गांव के लोग धीरे धीरे मुखिया के घर के सामने इकट्ठा हो रहे थे। मुखिया हरिया एक ऊंचे मंच पर खड़ा था। उनके चेहरे पे गुस्सा और दुख दोनों साफ दिख रहे थे। उनके बगल में एक साधु भी खड़ा था, जिसका चेहरा लंबी दाढ़ी और साधना के निशानों से भरा था। मेरे गांव के लोगों, तुम सब जानते हो कि मेरी बेटी राधा आज सुबह से गायब है। मैंने हर जगह खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं। आज सुबह मुझे इस साधु महाराज से कुछ पता चला है, जो मैं तुम सबके साथ बांटना चाहता हूँ। लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ लोग डर से एक दूसरे की ओर देख रहे थे, तो कुछ गुस्से में जंगल को कोस रहे थे। तभी बगल में खड़े साधु बोले, सुनो गांव वालों, तुम्हारा ये जंगल साधारण नहीं है। इसमें एक प्राचीन राक्षस रहता है, जिसका नाम है कालदंत। वो हर उस जीव को अपने जाल में फंसाता है जो उसके क्षेत्र में कदम रखता है। तुम्हारी गाय, तुम्हारे जानवर और अब मुखिया की बेटी, ये सब उसी का काम है। लोगों में डर की लहर दौड़ गई। कुछ औरतें रोने लगी और पुरुषों ने एक दूसरे की ओर देखकर सवालिया नजरें उठाई।
साधु जी, अगर ये राक्षस इतना खतरनाक है तो क्या कोई उसे हरा सकता है? क्या राधा को बचाने का कोई रास्ता है? हाँ युवक, रास्ता है, लेकिन आसान नहीं। कालदंत को केवल वही हरा सकता है जो ना सिर्फ जवान हो और हिम्मत वाला हो, बल्कि चालाक भी हो। कालदंत हर उस व्यक्ति से 7 रहस्यमय सवाल पूछता है जो उसके सामने जाता है। अगर तुम उसके सवालों का जवाब चतुराई से दे सको तो वो तुम्हें और तुम्हारे साथी को छोड़ देगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर वापस लाऊंगा। मैं घोषणा करता हूँ कि जो भी मेरी राधा को उस राक्षस से बचा लाएगा उसे मैं अपने आधे खेत और ढेर सारा धन दूंगा, और अगर वो चाहे तो मेरी बेटी का हाथ भी। लोगों में एक बार फिर खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ युवक उत्साहित दिखे तो कुछ डर से पीछे हट गए। आकाश खामोश खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। आकाश, तू क्या सोच रहा है? तू तो ऐसा नादान नहीं है जो उस जंगल में जाएगा। काका, अगर कोई नहीं जाएगा तो राधा का क्या होगा? और फिर अगर मैं गया और जीत गया तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। माँ की सारी चिंताएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन बेटा, वो राक्षस, वो 7 सवाल तूने सुना ना? साधु ने क्या कहा? यह आसान नहीं होगा। आसान होता तो मैं क्यों जाता काका? मुझे कुछ तो करना है जो मेरे और माँ के लिए एक नई शुरुआत हो। आकाश ने पलटकर अपनी माँ को देखा जो भीड़ के बीच खड़ी थी। सावित्री की आंखों में डर था, लेकिन कहीं न कहीं गर्व भी था। वो जानती थी उसका बेटा कुछ बड़ा करने की हिम्मत रखता है। आकाश, अगर तूने ठान लिया है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन वादा कर तू सावधानी से जाएगा। वो राक्षस कोई साधारण दुश्मन नहीं और वापस जरूर आएगा। माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं राधा को वापस लाऊंगा और इस गांव को उस राक्षस के डर से आजाद करूंगा। सभा खत्म हो गई। लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे, लेकिन आकाश का मन अब जंगल की ओर था। वो जानता था ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसके दिल में एक आग थी, न सिर्फ राधा को बचाने की, बल्कि अपनी और अपनी माँ की जिंदगी को बेहतर भी बनाने की। 7 सवाल और वो राक्षस, लेकिन अगर मैं जंगल गया तो मेरी माँ को कौन देखेगा? आकाश अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा था, हाथ में एक पुरानी तलवार को तेज करते हुए। उसकी माँ सावित्री पास ही खड़ी थी, चिंता और गर्व के मिश्रित भावों के साथ उसे देख रही थी। आज पूरे 2 दिन बीत चुके थे। गांव में पिछले 2 दिन से हाहाकार मचा था। राधा के गायब होने की खबर ने हर किसी को झकझोर दिया था और जंगल का डर अब हर दिल में घर कर चुका था। तभी मुखिया हरिया और साधु, जिनका नाम अब लोग गोपाल बाबा के रूप में जानते थे, आकाश की झोपड़ी की ओर आ रहे थे। उनके पीछे कुछ गांव वाले थे जो उत्सुकता और डर के साथ इस मुलाकात को देखना चाहते थे। आकाश बेटा, सुना है तूने जंगल जाने का फैसला किया है। 2 दिन हो गए, कोई भी राधा का पता नहीं ला सका। बड़े बड़े पहलवान डर कर पीछे हट गए। अब तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मुखिया जी, मैंने ठान लिया है, राधा को वापस लाना है और उस राक्षस का डर इस गांव से खत्म करना है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उस जंगल में क्या इंतजार कर रहा है। युवक, तेरा हौसला देखकर मेरे मन को सुकून मिला। कालदंत कोई साधारण राक्षस नहीं है, वो प्राचीन है, चालाक है और उसकी शक्ति जंगल के अंधेरे में छिपी है। लेकिन उसकी एक कमजोरी है, उसके 7 सवाल। अगर तू उसके सवालों का जवाब चतुराई से दे सका तो वो तुझे और राधा को छोड़ देगा और खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। साधु जी, वो 7 सवाल क्या है और उसकी गुफा तक पहुंचने का रास्ता? सवालों के बारे में कोई नहीं जानता आकाश। कालदंत हर बार अलग अलग सवाल पूछता है। वो तेरे मन, तेरी बुद्धि और तेरे हौसले को परखता है, लेकिन रास्ता, ये नक्शा तुझे उसकी गुफा तक ले जाएगा। जंगल में एक टूटी हुई मूर्ति है, वहाँ से बाएं मुड़ना, फिर एक काला तालाब आएगा जहाँ पानी हमेशा स्थिर रहता है। वहाँ से दाहिनी ओर एक संकरी गली है
जो सीधे कालदंत की गुफा तक जाती है। लेकिन सावधान, जंगल में हर कदम पर खतरा है। बेटा, तू अगर मेरी राधा को बचा लाया तो मैं तुझे अपने आधे खेत और इतना धन दूंगा कि तू और तेरी माँ कभी गरीबी नहीं देखेंगे, और राधा का हाथ भी तुझसे जोड़ दूंगा अगर वो राजी हुई। मुखिया जी, मैं ये सब इनाम के लिए नहीं कर रहा। राधा को बचाना मेरा फर्ज है और इस गांव को उस राक्षस के डर से आजाद करना मेरा मकसद है। बेटा, तू जा रहा है तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, लेकिन वादा कर तू वापस आएगा। माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं राधा को लेकर लौटूंगा और तुम्हें गर्व होगा। सावित्री ने आकाश के माथे पर तिलक लगाया और उसकी कलाई पर एक धागा बांधा। गांव वालों की भीड़ ने आकाश को हौसला दिया, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। आकाश ने अपनी तलवार कमर में खोसी, एक छोटा सा थैला जिसमें कुछ रोटियां और पानी की मशक थी कंधे पर डाला और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही हवा बदल गई। सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छतरी से छनकर नीचे आ रही थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। आकाश ने गोपाल बाबा का नक्शा निकाला और उस पर बने निशानों को देखने लगा। जंगल में पगडंडी सकरी थी और दोनों ओर कांटेदार झाड़ियाँ थी। हवा में एक हल्की सी संधार की गंध थी, जैसे कुछ बहुत पुराना सड़ रहा हो। ये जगह सचमुच अजीब है। हर कदम पर लगता है कोई मुझे देख रहा है। तभी एक जोरदार गुर्राहट जंगल में गूंजी। आकाश ने तुरंत तलवार निकाली और चारों ओर देखा। कुछ पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपने डर को काबू किया और आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसे वो टूटी हुई मूर्ति दिखी जिसका जिक्र साधु ने किया था। मूर्ति किसी प्राचीन योद्धा की थी जिसका सिर गायब था और हाथ में एक टूटी तलवार थी। ये रही वो मूर्ति, अब बाएं मुड़ना है। वो बाएं मुड़ा और एक घने रास्ते पर चलने लगा। जंगल और गहरा होता जा रहा था। पक्षियों की आवाजें अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी और केवल पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी उसे एक काला तालाब दिखा जिसका पानी इतना स्थिर था कि उसमें जंगल की परछाई साफ दिख रही थी। अरे, ये तो वही तालाब है जो वह साधु जी ने बताया था। शायद अब वो राक्षस का यहीं कहीं होगा। वो तालाब के पास से दाहिनी ओर मुड़ा, जहाँ एक सकरी गली थी। गली इतनी तंग थी, उसे सावधानी से चलना पड़ रहा था। दोनों ओर की झाड़ियों में से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आकाश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो नहीं रुका। कुछ देर बाद गली खत्म हुई और सामने एक विशाल गुफा थी। गुफा का मुंह इतना बड़ा था, उसमें पूरा गांव समा सकता था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और एक हल्की सी रोशनी गुफा के भीतर से चमक रही थी। आकाश ने एक गहरी सांस ली और गुफा की ओर बढ़ा। यही वो जगह है, कालदंत यहीं होगा। राधा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। गुफा के अंदर कदम रखते ही हवा और ठंडी हो गई। दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे, कुछ इंसानों के, कुछ जानवरों के और कुछ ऐसे जो न इंसान थे न जानवर। आकाश ने अपनी तलवार तैयार रखी और आगे बढ़ा। तभी एक गहरी डरावनी हंसी गुफा में गूंजी और आम विशाल के लाल आंखों वाला राक्षस उसके सामने आ गया। वो इतना बड़ा और खतरनाक था कि उसे देख रूह कांप जाए। कौन है जो मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करता है? बोल बोल इंसान, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है। मैं राधा को लेने आया हूँ। उसे छोड़ दे कालदंत। राधा? हाँ, तो उस नन्ही सी लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डालने आया है। ठीक है इंसान, मैं तुझे एक मौका दूंगा। मेरे 7 सवालों का जवाब दे। अगर तू सही जवाब देगा और वो लड़की जिंदा निकल जाएंगे, लेकिन अगर गलत हुआ तो ये गुफा तेरा आखिरी ठिकाना होगा। आकाश ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पूछ कालदंत, मैं तैयार हूँ। ठीक है, अगर तू इतना ही चालाक है तो मेरे सवाल सुन। पहला सवाल, वह क्या है जो दिन में छिपता है और रात में जगमगाता है? आकाश ने एक पल सोचा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने जंगल की रातें याद की जब तारे आसमान में चमकते थे।
तारा, दिन में सूरज की रोशनी में तारे छिप जाते हैं और रात में वो चमकते हैं। गुफा में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर काल दंत की हंसी गूंजी। ठीक है इंसान, पहला सवाल सही, लेकिन अभी 6 और बाकी हैं और तू कभी भी ये सवालों के जवाब दे ही नहीं सकता। ले दूसरा सवाल, वह क्या है जो जितना पास आता है उतना ही दूर चला जाता है? आकाश फिर सोच में पड़ गया। गुफा की दीवारों पर टिमटिमाती रोशनी और काल दंत की चमकती आंखें उसे और घबरा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अब अपनी माँ की बातें याद, गांव की कहानियाँ और जंगल की रहस्यमयी दुनिया को याद किया। सपना, जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही वो दूर चला जाता है। तू चालाक है इंसान, लेकिन अभी रास्ता लंबा है और तू आज यहाँ से नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ से तेरे सबसे कठिन सवाल आने वाले हैं। गुफा की दीवारों पर टिमटिमाती रोशनी अब और मध्यम हो चुकी थी। आकाश खड़ा था, उसकी तलवार उसकी कमर में लटकी थी, लेकिन उसका असली हथियार उसका दिमाग था। सामने काल दंत का विशाल शरीर अंधेरे में डोल रहा था। उसकी लाल आंखें आकाश को घूर रही थी। हवा में सड़ान की गंध और तेज हो गई थी और गुफा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। कालदंत की गहरी हंसी गुफा में गूंज रही थी, जैसे वो आकाश के हौसले को तोड़ना चाहता हो। तीसरा सवाल इंसान, वह क्या है जो ना दिखता है ना छूता है, फिर भी हर जगह मौजूद है? बोल, जवाब दे। आकाश ने एक गहरी सांस ली। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने वो पल याद किया जब उसकी माँ सावित्री ने उसे हवा की शक्ति के बारे में बताया था। हवा, वो ना दिखती है ना छूती है, लेकिन हर जगह मौजूद होती है। तू चालाक है इंसान, लेकिन अभी 4 सवाल बाकी है। देखता हूँ तू कब तक मेरे जाल से बचता है। अगर तू कहीं भी रुका तो बस तू मेरे पेट में होगा। तभी गुफा के एक कोने से एक हल्की सी सिसकी की आवाज आई। आकाश का ध्यान तुरंत उस ओर गया। वहाँ गुफा के दीवार के पास एक लोहे का पिंजरा लटक रहा था। पिंजरे में राधा थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें डर और थकान से भरी थी। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे। राधा, तुम ठीक हो? आकाश, तुम यहाँ, मुझे बचा लो। ये राक्षस मुझे मार डालेगा। आकाश का खून खौल उठा। उसने तलवार निकाली और पिंजरे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, कालदंत की हंसी और तेज हो गई। एकाएक गुफा में एक अजीब शक्ति दौड़ी और राधा का वो पिंजरा गायब था। राधा अब गुफा के दूसरे कोने में थी, एक और पिंजरे में जो अब ऊंची छत से लटक रहा था। इतनी जल्दी इंसान, तुझे लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से उस लड़की तक पहुंचने दूंगा? मेरे सवालों का जवाब दे, वरना ये पिंजरा और ऊपर जाएगा और तुम दोनों मेरे खाने का शिकार बन जाओगे। तू कितने भी चालाकी कर ले कालदंत, मैं राधा को लेकर ही जाऊंगा और मैं तेरे इस छोटे सवालों से नहीं डरता। चल पूछ, तुझे जो भी पूछना है। आकाश सुन, इस राक्षस की कमजोरी इसके सवाल है। अगर तू उसके 7 सवालों का जवाब दे देगा तो ये खुद ब खुद इस गुफा में दबकर खत्म हो जाएगा। हिम्मत मत हारना आकाश। कालदंत की आंखें और तेज चमकी। उसका शरीर और बड़ा हो गया, जैसे वो राधा की बात से चिढ़ गया हो। चुप लड़की, और तू आकाश, चौथा सवाल सुन और बोल, वह क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? आकाश ने एक पल रुककर सोचा। राधा की बात ने उसे हौसला दिया था, लेकिन कालदंत की चालाकी उसे उलझा रही थी। उसने अपनी माँ की बातें याद की, जब वो उसे गांव में बड़ों की कहानियाँ सुनाती थी। एक कहानी थी जिसमें एक बूढ़ा साधु कहता था, कुछ चीजें बांटने से कम नहीं बल्कि बढ़ती है। ज्ञान, जितना तुम ज्ञान बांटते हो उतना ही वो बढ़ता है।
हाँ, तू मेरे सवालों को हल्के में मत ले इंसान। आखिरी ये 3 सवाल और भी खतरनाक होंगे। ये ले 5वां सवाल, वह क्या है जो हर इंसान के पास है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? आकाश ने फिर सोचा। गुफा में अब एक और अजीब सी गर्मी फैल रही थी, जैसे काल दंत का गुस्सा हवा में घुल रहा हो। राधा पिंजरे में चुप थी, लेकिन उसकी आंखें आकाश को हौसला दे रही थी। आकाश ने अपने मन को शांत किया और सोचा, हर इंसान के पास क्या है जो दिखता नहीं। तभी राधा ने आकाश को बोला, आकाश तुम ये सवाल का जवाब दे सकते हो, बस अपनी आत्मा से पूछो। तभी आकाश को जवाब मिल गया और उसने बोला, आत्मा, हर इंसान के पास आत्मा है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। कालदंत की गर्जना गुफा में गूंजी। उसका साया और अस्थिर हो गया, जैसे वो आकाश की चालाकी से परेशान हो रहा हो। तू मुझसे खेल रहा है इंसान। आज कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँचा है और तू है कि मेरे सवालों का जवाब दिए जा रहा है, लेकिन अभी 2 सवाल बाकी है और मैं तुझे नहीं बख्शूंगा। छठा सवाल, वह क्या है जो जितना बड़ा होता है उतना हल्का हो जाता है? आकाश का दिमाग अब थकने लगा था। कालदंत की चालाकी और गुफा का भारी माहौल उसे परेशान कर रहा था। उसने राधा की ओर देखा, जो अब भी पिंजरे में थी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। आकाश ने गहरी सांस ली और अपने गांव की सैर को याद किया, जब वो खेतों में खेलता था। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई जो रामू काका ने उसे बताई थी, एक छेद के बारे में। छेद, जितना बड़ा छेद होता है उतना ही वो हल्का होता है, क्योंकि उसमें कम चीजें होती हैं और वो जल्दी टूट जाता है। तू मेरे सवालों को कैसे जान लेता है? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये ले तेरा आखिरी सवाल और सबसे खतरनाक, और ये तुझे सबसे मुश्किल लगेगा। सुना, वह क्या है जो तुझे सबसे ज्यादा चाहिए लेकिन तू उसे कभी पकड़ नहीं सकता? आकाश रुक गया। सवाल अब तक का सबसे मुश्किल सवाल था। उसने राधा की ओर देखा, जो अब पिंजरे में सिर झुकाए बैठी थी, जैसे वो भी जवाब का इंतजार कर रही हो। गुफा में सन्नाटा था, केवल कालदंत की सांसों की आवाज गूंज रही थी। आकाश ने अपनी माँ को याद किया, गाँव को याद किया और उस पल को जब उसने राधा को बचाने का फैसला किया था। तभी उसके मन में कुछ आया और वो बोला, समय, हर इंसान को समय चाहिए लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे सवालों का जवाब कैसे दे सकते हो? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा इंसान। गुफा में एक जोरदार धमाका हुआ। कालदंत का शरीर अचानक सिकुड़ने लगा और उसकी चीखें गुफा की दीवारों से टकराने लगी। राधा का पिंजरा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और गुफा की छत से पत्थर टूटकर गिरने लगा। तभी कालदंत की ताकत कम होने लगी और उसी वक्त आकाश राधा के पास पहुंचा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तूने मेरे 7 सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ इंसान। तू अब नहीं बचेगा। आकाश, तूने कर दिखाया। अभी राक्षस खत्म होगा। जल्दी मुझे बाहर निकाल। आकाश ने तलवार से पिंजरे का ताला तोड़ा और राधा को बाहर निकाला। राधा, चल, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये राक्षस अगर हमें पकड़ लिया तो हम इसके साथ खत्म हो जाएंगे। गुफा की दीवारें जोर जोर से हिल रही थी और छत से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। धूल और मलबे के नीचे आकाश ने राधा का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। दोनों गुफा से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़े। राधा, हिम्मत रख, बस थोड़ा और, हम गुफा के मुहाने तक पहुँचने वाले हैं। आकाश, ये गुफा ये तो पूरी तरह ढह रही है, जल्दी करो। तभी दोनों भागते हुए गुफा के मुहाने तक पहुँचे। उसी वक्त उन्होंने देखा कि राक्षस भी गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। गुफा पूरी तरह ढह गई और कालदंत की आखिरी चीख हवा में गूंजकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। आकाश, आकाश, तूने कर दिखाया, तूने मुझे बचा लिया। वो राक्षस अब खत्म हो गया। हाँ राधा,
लेकिन अभी हमें गांव पहुंचना है। चल, माँ और गांव वाले इंतजार कर रहे होंगे। दोनों ने जंगल की सकरी पगडंडी पर वापसी शुरू की। जंगल अब पहले जितना डरावना नहीं लग रहा था। पक्षियों की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर रास्ता रोशन कर रही थी। आकाश ने राधा को सहारा दिया क्योंकि वो अभी भी कमजोर थी। रास्ते में राधा ने आकाश से बात शुरू की। आकाश, तूने जो किया वो साधारण इंसान नहीं कर सकता था। तूने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि पूरे गांव को उस राक्षस के डर से आजाद भी किया। राधा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अगर हिम्मत और बुद्धि के साथ हो तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। तेरी माँ सही कहती है, तो सचमुच खास है आकाश। जैसे ही आकाश और राधा गांव की सीमा पर पहुँचे, वहाँ पहले से ही भीड़ इकट्ठा थी। सावित्री, मुखिया, हरिया, गोपाल, बाबा, रामू काका और गांव के तमाम लोग उनकी राह देख रहे थे। राधा को देखते ही हरिया की आंखें नम हो गई और वो दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाने चले गए। राधा, मेरी बेटी, तू ठीक है? आकाश, तूने मेरी जिंदगी वापस लौटा दी। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरा बेटा, तूने मुझे गर्व से भर दिया। मैं जानती थी तुझ में कुछ खास है। गांव वालों ने तालियां बजाई और आकाश की तारीफ में नारे लगाने लगे। रामू काका और श्याम भी आगे आए। उनके चेहरों पर खुशी और हैरानी थी। आकाश, तू तो सच्चा हीरो निकला। वो राक्षस जिससे पूरा गांव डरता था, उसे तूने खत्म कर दिया। अरे वो 7 सवाल बताओ आकाश, तूने कैसे जवाब दिए? आकाश ने मुस्कुराते हुए सब कुछ शांत किया और फिर गोपाल बाबा की ओर देखा। साधु जी, आपका नक्शा और आपकी बातों ने मुझे रास्ता दिखाया। मैंने सिर्फ अपनी माँ की सीख और अपनी हिम्मत का इस्तेमाल किया। कालदंत के सवाल चालाकी से भरे थे, लेकिन मैंने हर सवाल को अपने गांव की कहानियों और माँ की सीख से जोड़ा। आकाश, तूने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि और हिम्मत किसी भी राक्षस को हरा सकती है। तेरा मन साफ है और तेरा इरादा नेक था। यही तेरी जीत का राज है। हरिया ने आगे बढ़कर आकाश के कंधे पर हाथ रखा। गांव वाले खामोश हो गए क्योंकि सबको पता था मुखिया कुछ बड़ा कहने वाला था। आकाश, तूने न सिर्फ मेरी बेटी को बचाया बल्कि पूरे गांव को उस राक्षस के डर से मुक्त कर दिया। मैंने वादा किया था कि जो मेरी राधा को बचाएगा उसे मैं अपने आधे खेत और ढेर सारा धन दूंगा। आज मैं वो वादा पूरा करता हूँ और अगर राधा राजी हो तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरा दामाद बन जाए। राधा ने शर्माते हुए सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। आकाश ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी माँ की ओर। सावित्री की आंखें खुशी से चमक रही थी। पिताजी, आकाश ने मेरी जान बचाई। वो न सिर्फ हिम्मत वाला है बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा है। अगर वो राजी हो तो मैं भी राजी हूँ। राधा, तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था, लेकिन अगर तुम और मुखिया जी चाहते हो तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। माँ, तुम हमेशा कहती थी कि मुझे शादी कर लेना चाहिए। अब तुम्हारी बात पूरी हो रही है। कुछ दिन बाद गांव में आकाश और राधा का विवाह धूमधाम से हुआ और वो हर दिन राधा के साथ हंसती खेलती थी।